वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सीट सीरीज है, ये है प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले मैं 1 से 7 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वो 1 से देख सकते हैं। हर एक जो भी मैं क्वेश्चन वीडियो में लूंगा उसकी पीडीएफ आपको हर एक की मिल जाएगी। आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। उस पर फिर अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें सारी आपको पिछले पास्ट जितने भी 1 से 7 तक के वीडियो भी मिल जाएंगे एंड पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि डेली ये प्रैक्टिस सीरीज आपको रेलवे के लिए आती है और ये जो है एक्चुअल पेपर जो है पूछे गए हैं सारे, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 क्या दिया गया है, यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 हो तो उस संख्या का 2/3 ज्ञात करें। कोई एक संख्या है, उसका 3/4 यानी 3/4 का 2/5 हिस्सा क्या दिया गया है, 36। तो पहले ये संख्या मान लेते थे x, तो x फाइंड आउट हो जाएगी 2, 2 3 से 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू 12, यानी x इज इक्वल टू 120। यानी x क्या है, नंबर था, यानी संख्या क्या है 120। देखिए अब इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2/2 उस संख्या का, तो यानी 2/3 ऑफ x पूछा गया है। तो 2/3 इंटू क्या 120, दैट मीन्स 40। आंसर कितना हो जाएगा 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन था ना, जो पिछला सेशन था उसमें मैंने क्या किया था, यहां से x फाइंड आउट कर दिया था। मैंने इसके आगे नहीं पढ़ा था, मैंने नंबर केवल फाइंड आउट कर दिया था। तो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जा रहा था 2/3 ऑफ x, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 75। 36 एंड 63 का एचसीएफ क्या करें। 36 और 63 का एचसीएफ, ये मैं कल भी क्वेश्चन डिस्कस करा दिया था। इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 9 इंटू 4 इधर ब्रेक कर लें, 9 इंटू 7, दोनों में क्या कॉमन है 9, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको भाग मेथड डिवाइड मेथड से भी करना है तो आपको मैंने कल बताया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो रक्त कैंसर के रूप में जो वर्गीकृत नहीं किया गया है वो है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा को क्या किया गया, रक्त कैंसर के वर्गीकृत नहीं किया गया। बाकी जो ल्यूकेमिया, फिर से मईलोमा और लिम्फोमा, ये क्या है क्लासिफाई किया गया है इसको रक्त कैंसर के रूप में। ठीक है, लेकिन कार्सिनोमा को रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन था बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको जीके का क्वेश्चन है, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए नागालैंड क्या है, एक राज्य है इंडिया का, क्या है एक स्टेट है, जहां पे क्या है वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, अंग्रेजी है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। यहां पे दिया गया है स्टेटमेंट में, कथन में दिया गया कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद है। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है। कुछ कीड़े लाल, कुछ कीड़े काले और कुछ कीड़े भूरे होते हैं। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद है। देखिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, कुछ पक्षियों को पराग पसंद है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो खाने वाले वही पसंद हो, जिसको खाते हो उन्हीं को पसंद करते हो। पराग बिना खाने वाले को भी पसंद कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे खाने वाले की बात नहीं की गई है, कहा गया है कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खी और कुछ को पराग पसंद है। तो यहाँ पे स्टेट कंक्लूजन क्या है,
मे और मे नॉट बी का केस है, मे और मे नॉट बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड देखिए, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ को क्या पसंद है, देखिए कुछ कीड़े को लाल, कुछ कीड़े को काले और कुछ को भूरे। तो यानी स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट। और स्टेटमेंट मे और ये क्या है, मे और मे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डाउट वाला सेंटेंस है। यानी हमारे पास क्या है, ओनली फॉर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे दिया गया है tan स्क्वायर, एक मिनट देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और इस फॉर्म में कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए पहले इसको हम tan थीटा को हम क्या पता है सारे लोगों को, tan थीटा क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, एलसीएम ले लें तो क्या हो गया, cos इस देखिए एलसीएम लेने पे क्या बन गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब सारे लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये क्या, ये वाला कंडीशन क्या हो गया, 1, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। अलग अलग हम लिख सकते हैं इसको, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, सॉरी एक मिनट देखिए यहाँ पे 1 मिनट देखिए, 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये किसमें मिल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिजिक्स का दिया हुआ है क्वेश्चन, कहा गया है धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो धारा प्रवाह मतलब क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी धारा प्रवाह। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो इससे संबंध में जो नियम है वो क्या कहलाता है, केपलर लॉ नो, लैम्बर्ट लॉ नो, जूल का नियम बोलते हैं। जूल का नियम क्या होता है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे आई क्या है, करंट, और आर क्या है, रिलेट करता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो ये दोनों का जो रिलेट करता है उसका नियम क्या कहलाता है, जूल का नियम, यानी जूल्स लॉ बोल सकते हो उसको इंग्लिश में। और ये H क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, वेयर टी इज द टाइम, टी इज द टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ये भी क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है। देखिए साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट माना जाता है 340 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, ये वैरी भी करता है अलग अलग बुक में। तो ये देखिए ये क्या है, अप्रोक्सीमेट डाटा। देखिए कहा गया ये 330 से 350 मीटर की रफ्तार में यात्रा करती है, डेफिनेटली मैंने अभी बताया उसी के आसपास। तो ये सही है, लेकिन हमें गलत पहचानना है ना, कौन गलत है। दूसरी चीज जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे, ये क्या है, मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव यानी जिसको हम बोलेंगे मैकेनिकल तरंगे होती हैं, तो ये भी साउंड वेव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं पहचाना है, कौन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, साउंड वेव के लिए मीडियम
यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता क्या होती है, होती है, लेकिन देखिए इनमें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये गलत दिया गया है। और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमें कौन सा पहचाना था, नहीं। और साउंड वेव क्या है, ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट सही था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि हमें स्टेटमेंट निगेटिव पहचाना था, कौन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दिया गया है, स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजें नहीं दर्शाती है। देखो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन सी चीजें नहीं दर्शाती है, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति होना चाहिए, कोई भी स्मार्ट सिटी के लिए फुलफिल्ड कंडीशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दर्शाने का मतलब क्या है, देखिए सक्षम शहरी यातायात और सार्वजनिक परिवहन डेफिनेटली होना चाहिए, ये सब चीजें एक स्मार्ट सिटी के लिए। किफायती आवास एफोर्डेबल हाउसिंग, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए एफोर्ड मतलब एक किफायती आवास की जरूरत होती है, नहीं, ये फुलफिल नहीं करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा भी स्मार्ट सिटी के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन निगेटिव दर्शा रहा है, तो वो क्या दर्शा रहा है, सी, कोई जरूरी नहीं है स्मार्ट सिटी के लिए कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये आपको उसमें नहीं आता है स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48, तो इसको हम फैक्टर किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रेक करें ऐसे कि दो हिस्सों में कि 13 आ जाए, तो 16 इंटू 3, तो 16x और प्लस 3x माइनस 48, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स ले लिया, तो एक्स माइनस 16 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो एक्स माइनस 16, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 16, एक्स माइनस 16 कॉमन, तो दोनों को निकाल लें, तो जो बच गया एक्स और क्या बच गया 3, तो एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया उसका फैक्टर यानी गुणनखंड। ये कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, एक्स माइनस 16 और एक्स प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये एनालॉगी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बट आप देखिए ये जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, तब तक आप नहीं बना सकते। भारत छोड़ो आंदोलन इज टू 1942, यानी 1942 में क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, तो नमक आंदोलन उसी प्रकार कब किया गया था, तो नमक आंदोलन 1930 ईस्वी में किया गया था, तो 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है कि 371F25 11 से विभाजित है, तो F का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए दिया गया है 371F825, अब आपको पता होना चाहिए डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का भाज्यता का नियम क्या कहलाता है, कि और सम ऑफ ऑड नंबर, यानी विषम संख्याओं का योग, यानी एक को छोड़ के जोड़ रहा हूं, तो देखो 3 1 4 8 12 12 5 17, ऊपर कितना हो गया 17, अब जो बच गए उनको जोड़ लो, उनको जोड़ ले तो बच गया कितने 7, और देखो 2 9 9 प्लस एफ, इन दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, यानी 17 माइनस 9 प्लस एफ, इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल, तो 0 कर दें, तो 17 इज इक्वल टू 9 प्लस एफ। बताओ एफ में क्या जोड़ूं कि ये बराबर आ जाए, देखो 7 जोड़ूंगा तो 9 7 16 होगा, नहीं इक्वल होगा, 8 जोड़ूं तो देखो 8 जोड़ता हूं जैसे ही, तो ये क्या होगा 17 के इक्वल हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86, इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहले देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, यदि दोनों में 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5, मान लें नंबर क्या हो गया 4x और 5x, दोनों में क्या घटाया जा रहा है 5, तो 4x माइनस 5, 5x माइनस 5, और अनुपात क्या बन जा रहा है 3:4, यानी 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 16x माइनस 20 इज इक्वल टू 15x माइनस 15, इधर आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 15, ये 20 उधर जाएगा तो प्लस 20, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है बड़ी संख्या क्या थी 5x, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 5 दैट मीन्स 25,
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। देखो पहले रेशियो दिया गया है 4:5, बाद में कितना हो जा रहा है 3:5, दोनों में कितना घटाने पे 5। तो पहले हम इसको गैप देखते हैं, ये गैप कितने का है 1 का, अंतर कितने का है 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का है। अगर अंतर सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं होता तो हम सेम बनाते। यहाँ पे कितने का डिक्रीमेंट हुआ -1, यहाँ पे कितने का डिक्रीमेंट हुआ -1, यानी 1 यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ। एक्चुअल में कितना घटाया जा रहा है 5। तो हमसे पूछा क्या गया, बड़ी संख्या कितनी यूनिट है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 दैट मीन्स 25। तो 25 आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं, तो उसके निष्कासन को बोलते हैं स्थगन, जिसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर का। विंडोज की कीवर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि विंडोज जो कीवर्ड है उसमें चयनित कमांड के प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया मैथ का, मेंसुरेशन का। देखिए दिया गया है एक 28 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर कितना दिया गया है 28। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, सेमी सर्किल की परिधि फाइंड आउट करनी है। देखिए ध्यान से, सेमी सर्किल क्या हो गया, सर्किल का आधा, ये सेमी सर्किल है। इसकी डायमीटर ये हो गई, कितना दिया गया 28। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है उसका आधा, तो रेडियस क्या हो गया 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या दिया गया है, पेरीमीटर बोला गया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर होता है चारों बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा πr प्लस, और ये वाला क्या होगा r और r 2r। बस यहाँ पे मैं कॉमन कर लूं, r कॉमन कर लूं तो क्या हो गया पाई प्लस 2। चलो r की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है 14। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 प्लस 2। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 14 × 22/7 और प्लस 14 × 2 28, ये 7 दूनी 14 यानी कितना हो गया 44 + 28 यानी 8 4 12 4 2 6 1 7। तो 72 सेंटीमीटर क्या हो गया पेरीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप डायरेक्टली करिए, या तो आप कर सकते हो यहां से यहां तक क्या हो गया πr, और यहां से यहां तक वाला लेंथ क्या हो जाएगा 2r। और पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ का बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर चाहे वो कोई किसी का पेरीमीटर हो, रेक्टेंगल यानी आयत का हो, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है चारों बाउंड्री की बात की जा रही है, यानी जितनी भी बाउंड्री है सारी को मापना, मेजरमेंट करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 क्या कहा जा रहा है, ब्लैंक स्थान है में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो अगर मैं बात करूं बार कोडिंग रीडिंग, जैसे आप देखते हो मॉल वगैरह जाते हो तो बार कोड को रीड करना है तो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं किया जाता ये बोला। कटिंग एंड ड्रिलिंग के लिए भी लेजर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें क्या किया जाता है, लेजर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिजियोथेरेपी में भी आपको लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल नहीं किया जाता लेजर का। ये तो आप देखें भी होंगे, आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन होगा तो उसमें लेजर टेक्निक का कोई रोल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चन अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 2019 आ गए तो आपको करंट अफेयर्स एटलीस्ट 2018 और 2019 तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक का आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 आईसीसी विश्व कप T20 के लिए 2015 T20 का क्वालिफाइंग के जरिए कितनी टीमों को योग्यता था। वैसे तो 6 है, लेकिन ये सब मत पढ़ो क्योंकि अब ये करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2016 के टाइम का पेपर था, इसलिए अब तो 2019 चल रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में देखिए दिया गया है एक्सपेरिमेंट को लिखा गया है इस फॉर्म में। देखिए क्या किया गया है, ये इधर से लिख दिया गया TENM, देखो TEMIRE, ये यानी उल्टा लिख दिया गया ना इसी को, तो इसको उल्टा लिखें, ये सीधा इसको उल्टा लिखें तो क्या होगा, देखो ROTALU
एल यू, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जो भी आगे देखो तो ओ से स्टार्ट है काटो, टी से स्टार्ट है काटो, ROTALU, ROTALU, ROTAGU आ गया, ये गलत हो जाएगा, यानी इसको उल्टा लिख देना था। LU के बाद GER लिख दो, GER। देखो किस में मैच कर रहा है, इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एनालॉगी का क्वेश्चन था और उसमें क्या था, अपोजिट लिख दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म तीन युग्मों जैसा नहीं है। देखिए ध्यान से, पूछना उत्तर देना, ये एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है, कि कोई पूछ रहा है कोई उत्तर दे रहा है। क्रूर और असभ्य दोनों क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम। डरा हुआ और भयंकर, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड हैं। सही और प्रमाणिक, जो सही होगा वो ऑलरेडी है, प्रमाणिक होगा। यानी ये तीनों के तीनों बी, डी और सी क्या है, एक तरह के हैं, साइनोनिम्स दिखा रहे हैं। और लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या दिखा रहा है, अपोजिट दिखा रहा है, पूछना और उत्तर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए 94 क्या दिया गया है। जैसे देखिए मीनू रेस्टोरेंट, तो उसी तरह कैटालॉग क्या होगा। देखिए ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए मीनू रेस्टोरेंट, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या दिया जाता है, मेनू दिया जाता है, ताकि आप उसमें कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर सको। उसी तरह कैटालॉग का मतलब क्या होता है कि जहां पे लाइब्रेरी की पुस्तकों का, जैसे आपको एक लाइब्रेरी जैसे आपने देखा, उस तरह लाइब्रेरी में पुस्तकों के लिए जो कलेक्शन होता है पुस्तकों का, उसी तरह से पुस्तकों का, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि कौन सी बुक्स कहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या हो, कैटालॉग। यानी कैटालॉग का मतलब लाइब्रेरी से रिलेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। वो कोडिंग डिकोडिंग देखिए लिखा हुआ है, नाउ और नेवर को XENZABYOG कोड किया गया है। देखिए क्या दिया गया है, नाउ और नेवर को कोड क्या किया गया है, XENZAB। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ताकि देखिए नाउ और नेवर को कोड क्या किया गया है, XENZABYOG। ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। नेवर से डैट को लिखा गया है NEV, या नेवर से डैट को क्या लिखा गया है, कोड किया गया है ULA XEN और VAK। आगे बढ़ते हैं, नाउ से डैट को, नाउ से दिस, नेक्स्ट कोड किया गया, नाउ से दिस को किया गया है ULAZABTAL। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिस और डैट का कोड क्या होगा, दिस और डैट का कोड क्या होगा। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि इसका कोड, देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि इसका कोड ये दिया गया हो। इसमें हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में से दिया गया था, अगर आप बात करें एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। देखो यहाँ पे नाउ कॉमन है, यहाँ पे भी नाउ कॉमन है। तो देखो उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, इसके वाले में और इस वाले में कौन कॉमन है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पे नाउ कॉमन था NOW, उसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ZAB। यानी हमारा नाउ का कोड क्या है, ZAB। आगे बढ़े, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे से है, यहाँ पे भी से है। तो इन दोनों में देखेंगे, देखिए यहाँ पे ULA और यहाँ पे ULA कॉमन है, तो से की कोडिंग क्या हो गई, ULA। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। अब देखिए यहाँ पे नेवर है, यहाँ पे भी नेवर है, इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, XEN और XEN कॉमन है। तो नेवर का कोड क्या हो गया, नेवर का कोड XEN हो गया। तो अब जो बच गया, अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे देखो OR, और यहाँ पे क्या बचा, YOG। यानी OR का कोड क्या हो गया, YOG। आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए डैट बचा हुआ है, यहाँ पे VAK। तो डैट का कोड क्या हो गया, VAK। डैट का कोड क्या हो गया, VAK। आगे बढ़े, दिस, यहाँ पे दिस बचा हुआ है, यहाँ पे TAL बचा हुआ है। तो दिस का कोड क्या हो गया, TAL। तो देखो डैट, दिस का कोड क्या है, TAL, और का कोड क्या है, YOG, और
डैट का कोड क्या है, VAK। तो आपको ये कोड देखना है कि इसमें कोई जो नहीं, आगे सीक्वेंस वाइज उल्टा पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोड देखना है किसमें मिल रहा है। TALXEN तो है ही नहीं कहीं, ये कैंसिल। YOG VAK और TAL ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी समटाइम्स आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। FT का विस्तार यानी FT का फुल फॉर्म पूछा गया, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। FT का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्रोग्राम नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइल ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन क्या होगा, मैं बार बार बोल तो सही रहा हूं, ऑप्शन टिक गलत लगा रहा था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नॉट सी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखा था, ठीक है, प्रोग्राम नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल होता है। फाइल FT फॉर ट्रांसफर और P फॉर प्रोटोकॉल, FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया UNCN का फुल फॉर्म पूछा गया, अर्थ क्या होता है। तो UNCN का अर्थ होता है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो देखिए इंडियन यूनियन, ये गलत हो गया, इंडियन तो नहीं हो सकता, इंडियन नहीं हो सकता, इंटरनेशनल होता है, इंटेंसिव तो होता ही नहीं है। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन का दिया गया है। देखिए ब्लड रिलेशन क्या दिया गया है, PQ का भाई है, P जो है भाई है, मेल को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं, Q का क्या है, भाई है। UT की माता है, U जो है UT का पिता है, T का पिता कौन है, U है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो S का भाई है, T के बारे में कहा जा रहा है, T क्या है, S का भाई है, S का क्या है, भाई है। ये प्लस मैंने इसलिए लिखा हूं, मेल के लिए मैं प्लस का डिनोट कर रहा हूं और फीमेल के लिए माइनस का। ये कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। R Q की माँ है, R जो है Q की माँ, Q की माँ कौन है, R फीमेल हो गई, यानी इसलिए माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी बहन S है, जिसकी बहन S है, S क्या है, Q की बहन है, S क्या है, Q की बहन है, Q की बहन S है, S क्या है, निगेटिव। आगे बढ़ते हैं। यानी बताओ, इसका ये भाई हो गया तो ये भी आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे की बहन भाई हैं, तो ये भी उसका भाई था, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, फादर था, टी का फादर, सॉरी टी के बारे में तो नहीं पता है, क्योंकि टी का पिता है, टी का पिता ये यू था। ठीक है, टी के बारे में कोई जेंडर उसका नहीं दिखाया गया। अब कहा गया यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तभी तो ये उसका बेटा है जो भी है, और ये भी अपने में आपस में भाई बहन ये सारे हैं। तो डेफिनेटली यू क्या होगा, आर का हस्बैंड होगा, हस्बैंड, यानी यू आर से क्या रिलेशन में होगा, हस्बैंड यानी पति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 99 पे आते हैं। देखिए क्या कहा है, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मैं स्पीड निकाल दूं, v यानी कि स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया गया 240 अपॉन टाइम, टाइम दिया गया 6, यानी कितना हो गया 6 चौके 24, 40 किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखिए, 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए। अब देखिए डिस्टेंस था 240, 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2 को बोलते हैं 1.5, यानी 1.5 गुना। तो 3/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना हो गया, 12 दूनी 24, तो डिस्टेंस कितना हो गया 360 किलोमीटर। टाइम क्या, सेम टाइम पहले जितना लग रहा था, टाइम कितना 6 आवर्स। तो हमसे पूछा गया है कि कार की गति में कितनी वृद्धि हो गई। अब भी न्यू स्पीड निकालें, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 360 हो गया और टाइम कितना लगा 6, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ, पहले चल रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से, अब चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, कितना स्पीड में इंक्रीजमेंट हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोर्ड BOARD, बोर्ड को लिखा गया है 39264। आगे बढ़ते हैं, वर्ड WORD, वर्ड को लिखा गया है 9486। आगे बढ़ते हैं, रोड ROAD, रोड को लिखा गया है 6934। तो हमसे कोड कहा गया है कि W का कोड क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको समझने वाली बात है। देखिए डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो उसी तरह तीनों में खोजेंगे क्या। देखिए कॉमन है 4 4 4 कॉमन है, 6 6 6 कॉमन है, 9 9 9 कॉमन है, 3 3 3 कॉमन नहीं है तीनों में। यानी कि अगर मैं बात करूं डी की तो क्या क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है क्योंकि इस तीनों में 4 कॉमन था, 9 भी तीनों में कॉमन है तो 4 भी हो सकता है, डी की वैल्यू 9 भी हो सकता है, या 6 तीनों में है तो 6 भी हो सकता है। डी की तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं आगे, देखिए आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर इसमें भी है, तो आर की वैल्यू भी तीनों हो सकती है, 4 9 6 में से कोई हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान से, आर तीनों में कॉमन है, ओ तीनों में कॉमन है, तो ओ की भी वैल्यू 4 9 6 में से कोई भी हो सकती है, आइदर 4 और 9 और 6 कोई हो सकती है। अब देखिए तो ये तीनों तो बुक हो चुके ना, ये तीनों तो बुक हो चुके, तो W का कोड क्या रह गया, सिर्फ 8। इन तीनों से रिलेट करके आप W का कोड इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि हमसे पूछा गया था W किसको दर्शाता है। तीनों कोड तो बुक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ W बचा इस कोड में, उसके लिए क्या बचा, 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये भी सेट कंप्लीट हो चुका। हमने देखिए टोटल सेट 1 से लेकर के 8 तक प्रोवाइड किया, जिसमें आपको सेट 1 से 4 तक ले गया, मैंने 100 क्वेश्चन यहाँ कराया, और सेट 5 से 8 तक यानी 100 क्वेश्चन यहाँ, यानी 2 सेट आपका एक्चुअल पेपर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, ये 500 लाइक्स तो यार आप कंप्लीट ही कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको एक यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही फास्ट आपको वीडियो मिलने वाली है। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो एक्चुअल पेपर पूछे गए हैं उसका आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और पीडीएफ के लिए ऑलरेडी आपको रूल बताया गया है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।